जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 30 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 2 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के रहेंगे, और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें पूछा गया भी निम्नलिखित में से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करें। तो द्वितीय विस्थापन, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों का आदान प्रदान होता है भी, और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो वहां पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों का आदान प्रदान होता है। तो यहां से अपन देखें तो 3 नंबर में देखो भी KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये यहाँ पे बेरियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तो यहां से इन दोनों में क्या होगा, अभिकारकों का आदान प्रदान होगा भी। पोटेशियम चला जाएगा किसके साथ में, आयोडाइड के साथ में, आयोडीन के साथ में, और उसके बाद में बेरियम है वो चला जाएगा यहाँ पे, बेरियम है ये ब्रोमीन के साथ में चला जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड बन गया, और यहाँ पे बेरियम ब्रोमाइड बन गया। बेरियम ब्रोमाइड है ये अवक्षेप है भी, ये क्या है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, ये जल के अंदर घुलनशील नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है, तो बेरियम ब्रोमाइड अवक्षेप है, ये घुलनशील नहीं है भी, ठीक है, सॉलिड अवस्था में होता है ये। तो यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसके अंदर हो गई, तो 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर जो समीकरण है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की है। यहां से देखो भी AgCl है, अब AgCl है सिल्वर क्लोराइड है। अब इसको सूर्य की उपस्थिति में जब खुला छोड़ेंगे ना तो इसमें Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, तो सिल्वर अलग हो गया इसमें और क्लोरीन अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है भी। ये सूर्य के प्रकाश में अपघटन हुआ है तो ये अपघटन अभिक्रिया होगी। और यहां से देखो भी Mg और HCl है, तो यहां से मैग्नीशियम है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और हाइड्रोजन की जगह है वो खुद यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी, ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहां पे देखो भी Pb यानी लेड सीसा, और ये CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो लेड है सीसा है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है भी, तो इसीलिए कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। PbCl2 बन जाएगा यानी लेड क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया आपकी। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कौन से में, 3 नंबर समीकरण में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें बताना भी निम्न में से किस तत्वों में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, किस तत्वों में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा होगा भी। तो इसके अंदर देखो भी कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है आपका, लिथियम 3 नंबर पे आता है, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन है वो आपका 5 नंबर पे आता है भी, ठीक है, और उसके बाद में फ्लोरीन है वो आपका 9 नंबर पे आता है भी। अब इसमें बाहरी ऑर्बिट के अंदर सबसे ज्यादा है वो किसमें इलेक्ट्रॉन है वो देख लो। तो पहले और कार्बन का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लोरीन का देखते हैं तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
लिथियम में पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे बोरॉन के अंदर है वो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे भारी ऑर्बिट के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो फ्लोरीन के अंदर है भी। तो सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा फ्लोरीन के अंदर, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, चीजें समझ पाए क्या? या फिर इसको अपन दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं भी, जो जिसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ेगा भी। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ेगा। यानी आपको पता है भी आवर्त सारणी में ये आपका बायां पार्ट है आवर्त सारणी का, और ये दायां पार्ट है। ये क्या है, दायां पार्ट है, और ये ऊपर है, ये ऊपर का भाग हो गया, और ये नीचे का पार्ट हो गया। अब उसके बाद में बाएं से दाईं और आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो बाहरी और बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो उसमें साइज क्या होता है, बाएं से दाईं ओर जाने पर साइज घटेगा, साइज घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो साइज घटेगा तो अंदर क्या है, प्रोटॉन होते हैं, भी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का बाहरी ऑर्बिट के ऊपर, प्रोटॉन का जो बाहरी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर पकड़ है वो ज्यादा हो जाएगी। आकार घटेगा तो जो नाभिक के अंदर क्या है, प्लस आवेश है, और इलेक्ट्रॉनों में क्या है, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ है वो ज्यादा हो जाएगी। तो सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे हो सकता है, तो वहां पे अगर आकार घटेगा लेकिन अपन बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका आकार क्या है, घट रहा है। तो जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है नाभिक के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज का जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है वो ज्यादा हो जाएगी भी, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है वो पकड़ ज्यादा हो जाएगी। तो सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो किसमें हो जाएगा, तो फ्लोरीन के अंदर होगा, क्योंकि फ्लोरीन है वो कौन से आवर्त के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो फ्लोरीन है वो आपका कौन से ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ये आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा 17 नंबर ग्रुप में आ जाएगा भी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है वो आपका 17 नंबर ग्रुप के अंदर आता है। तो इसके अंदर है वो ये एक प्रकार से इसका आकार है वो सबसे छोटा है भी, क्योंकि बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आकार घटेगा। तो इसमें जो नाभिक के अंदर है वो परमाणु, नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा हो जाएगी भी। तो किसी भी परमाणु में धनात्मक आवेश नाभिक की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों के खिंचाव से उत्पन्न होने वाला धनात्मक आवेश की मात्रा को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब आपको पता है भी अवतल दर्पण है और वस्तु को कहां पर रखा गया है, फोकस के ऊपर रखा गया है। जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत के ऊपर बनता है भी। जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है भी। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो ये वास्तविक बनेगा, और वास्तविक को हमेशा उल्टा कहते हैं, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा भी। तो यहाँ पे अनंत के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दुगुना कर दिया, विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। अब देखो भी, आपको पता है भी P बराबर क्या होता है, VI होता है भी, P बराबर VI होता है, और P बराबर VI होता है। तो यहाँ पे धारा को इसने क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, और विभवांतर को 3 गुना बढ़ा रहा है। विभवांतर को क्या कर रहा है, 3 गुना बढ़ा रहा है, तो शक्ति क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 2 3 6, यानी शक्ति है वो 6 गुना हो जाएगी। तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, ठीक है, बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, और गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना, और खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। तो पर्यावरण के अनुकूल है वो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करोगे आप, तो वहां पे उस इमारत के अंदर है वो मिट्टी भी लगेगी, यानी पेड़ भी लगेंगे उसमें, उस इमारत के अंदर है वो जो फर्नीचर भी लगेगा, फर्नीचर है वो वनों से आएगा।
ठीक है, तो ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है अभी। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, ये क्या है, बिजली का उत्पादन करें तो आप सौर ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा, तो ये पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा। एसी और कूलर चलाओगे तो इसमें क्या है, वातावरण में हीटिंग ज्यादा होगी, तो ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग है, ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है भी। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है, निम्न में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। अब यहाँ पे देखो भी, आंख की आइरिश है, आंख की जो आइरिस है उसमें क्या है, चिकनी पेशियां पाई जाती है भी, चिकनी पेशियां पाई जाती है। फेफड़ों की जो श्वसनिया है उसमें भी क्या है, चिकनी पेशियां पाई जाती है। और मूत्रवाहिनी है उसमें भी क्या है, चिकनी पेशियां पाई जाती है। तो इन सभी में क्या है, चिकनी पेशियां पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तो परिणामी आपको प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में तो आपको पता है भी 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस में इस प्रकार से जुड़ेगा, 1/r2 प्लस में 1/r3 इस प्रकार से जुड़ेगा भी। तो यहां से जोड़ दो, 1/6 प्लस में 1/9 प्लस में 1/6 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ये हो जाएगा आपके पास में 6 × 18, 9 × 2 18 और 6 × 18। तो ये आपके पास में कितना बन गया, और 3 3 6 2 8, तो ये बन गया 8/18। 8/18 है, ये आपका मान है 1/r का, आपको मान चाहिए r का, तो ये हो जाएगा 18/8। 8 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 8 × 2 16, बच गया कितना 2, 20 16 बच गया कितना 4 और 8 × 5 40। तो ये जो 2.25 ओम जो कि आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अभी इसके अंदर आपको बताना भी, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों कंडीशन के अधीन नहीं होता। आवर्त सारणी में तत्वों के कंडीशन के अधीन नहीं है, संयोजकता है वो तत्वों के अधीन होती है भी। ठीक है, और परमाणु आकार है, ये भी आवर्त सारणी में तत्वों की कंडीशन के आधार पर है। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये भी तत्वों की कंडीशन के आधार पर है। लेकिन तत्वों का रंग है, तत्वों का रंग है वो आवर्त सारणी के अंदर जो कंडीशन है भी, पहले पर हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम आता है, तो वो तत्वों के रंग के आधार पर नहीं है भी, वो क्या है, तत्वों के रंग के आधार पर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अब उन सभी को व्यवस्थित किया गया, वो संयोजकता, परमाणु आकार और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर है, वो उसको संयोजित किया गया है। लेकिन तत्वों के रंग के आधार पर उसको आवर्त सारणी में संयोजित नहीं किया गया। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य एक्स पर स्थित होते हैं। मुख्य एक्स लेंस है, चाहे लेंस ले लो या फिर आप दर्पण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मुख्य एक्स है। अब मुख्य एक्स के ऊपर अपवर्तन बिंदु हो सकता है क्या, आपतन बिंदु हो सकता है क्या। अपवर्तन बिंदु और आपतन बिंदु है वो मुख्य एक्स के ऊपर नहीं हो सकते भी, कभी कभार हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन इसने बोला भी हमेशा लेंस के मुख्य एक्स पे होना चाहिए। अब आपतन बिंदु तो वो होता है जहां से किरणें आ रही है, और अपवर्तन बिंदु वो होता है जहां से किरण का अपवर्तन हो रहा है भी, जहां पे किरण का अपवर्तन हो रहा है। अब किरण का अपवर्तन ये जरूरी थोड़ी ना है भी मुख्य एक्स के ऊपर ही हो, कहीं पे भी हो सकता है अपवर्तन और आपतन तो। लेकिन प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है ये क्या है, हमेशा और हमेशा लेंस के मुख्य एक्स के ऊपर होता है, यहां पे होता है प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपका केवल और केवल क्या है, दूसरा है वो क्या है, आपका मुख्य एक्स के ऊपर हमेशा स्थित होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भी। धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कोई धारावाही चालक है, ये लो कोई चालक है, कोई तार है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ये मान लो भी इतने एरिया के अंदर है वो चुंबक है, वो क्या है, अपना क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। अब वर्दी दूरी से वर्दी के साथ बढ़ता है भी, दूरी में वर्दी के साथ बढ़ता है। अब जैसे जैसे इस तार से दूर जाएंगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दूरी जैसे जैसे अपन तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र वो कम होता जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात गलत है, दूरी में वर्दी के साथ घटता है। अगर अपन इस चुंबकीय तार से दूर जाएंगे
तो क्या होगा अभी, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घट जाएगा अभी, और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं इस तार का, तो इसका मतलब क्या है, दूरी में वृद्धि करेंगे तो उसके साथ ये क्या है, घट जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो भी, ये एक प्रिज्म है, ये एक क्या है, प्रिज्म है, और प्रिज्म है, और यहां से ये आपका आपतित किरण है भी, ये आपकी आपतित किरण है, और ये यहां से अपवर्तित हो गई, और ये आपकी निर्गत किरण है। ठीक है, तो यहां से ये A B आपतित किरण है, B और C ये आपका अपवर्तित किरण है, और C और D है ये आपकी निर्गत किरण है। अब यहां से देखो भी, A B, ये A, ये B और ये C है। अब AC से क्या किया, इसने अंदर प्रवेश किया भी, AC से आपतित हो रही है, यहां पे आपतित हो रही है। ठीक है, और BC से ये AC से ये बाहर निकली है, AC से बाहर निकली है। तो यहां से अपन क्या है, नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल डालेंगे तो इस प्रकार से नॉर्मल आएगा। अब ये कोण कौन सा है, तो ये कोण आपका आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है, और ये कोण कौन सा हो जाएगा, तो ये कोण आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिज्म से जैसे ही अंदर प्रिज्म में जैसे ही बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये संघन माध्यम आ गया, संघन माध्यम में किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है, तो आपतन कोण है वो यहाँ पे, ये आपतन कोण है, ये क्या होगा, बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा, और ये अपवर्तित कोण है, आपतन कोण और अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण है ना, ये छोटा हो जाएगा। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण और आपतन कोण से कम होता है, यानी पृष्ठ AB के ऊपर है वो अपवर्तन कोण है ना, वो आपतन कोण से कम होता है, तो आपतन कोण तो ज्यादा बड़ा होगा और अपवर्तन कोण है वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये संघन माध्यम में आ गई, और संघन माध्यम में आने पर किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है, तो इसका मतलब ये भाग है वो छोटा होगा और ये क्या है, बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही अपन यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो ये आपका क्या है, अब दूसरी कंडीशन में ये AC पृष्ठ के ऊपर है वो ये किरण आ रही है, यानी ये आपतन कोण हो गया, और ये किरण जा रही है तो ये क्या है, निर्गत किरण है, ये किरण जा रही है तो ये अपवर्तित किरण होगी भी। ठीक है, अब इस कंडीशन से देख रहे हैं, यहां से किरण आई तो ये आपतन कोण ये हो गया, और अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा भी। अब इसने दूसरी कंडीशन में बोला पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण ये है। ठीक है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है, ये आपतन कोण है भी। अब आपतन कोण यहाँ पे तो ये अभिलंब की ओर झुकी हुई है, और यहां से जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये क्या है, एक विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो यहां पे अपवर्तन कोण है ये क्या है, यहां पे अपवर्तन कोण ये है, और यहां पे ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। तो दोनों की दोनों कंडीशन है वो सही है अभी इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अजैव निम्नकणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। भी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो अजैव निम्नकणीय पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक, अजैव निम्नकणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। एक तो होता है जैव निम्नकणीय और एक होता है अजैव निम्नकणीय। अजैव निम्नकणीय वो होते हैं जो एक प्रकार से बोले तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये क्या है, अजैव निम्नकणीय है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों में सहायता करते हैं, तो सहायता कुछ भी नहीं करते। प्लास्टिक किसकी सहायता करते हैं अभी, प्लास्टिक तो पर्यावरण में नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जैव निम्नकणीय पदार्थ है वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, नहीं। जैव निम्नकणीय पदार्थ कौन से हो गए, जैसे एक प्रकार से आम का केले का छिलका हो गया, ठीक है, केले का छिलका है, और जैसे रसोई घर के अंदर जो भी कूड़ा करकट होता है तो वो क्या होते हैं, जैव निम्नकणीय होते हैं, जिसकी खाद बनाई जा सके, वो जैव निम्नकणीय होता है भी। तो ये लंबे समय तक नहीं रहते भी, ठीक है। एंजाइम, जीवाणु या अन्य मर्तजीवी जैव निम्नकणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित कर देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भी। यानी एंजाइम और जीवाणु है वो उन जैव निम्नकणीय पदार्थों पर क्रिया करते हो और अपघटित कर देते हैं, यानी उसे क्या बना देते हैं, एक प्रकार से खाद के रूप में तैयार कर देते हैं। अजैव निम्नकणीय पदार्थ ऊष्मा और दाब जैसे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते। तो ये ऊष्मा या दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा है वो अपघटित नहीं हो सकते, लेकिन अपघटित हो सकते हैं भी ऊष्मा के द्वारा है। जैसे पॉलीथीन है, रबर है, उसको ऊष्मा या फिर दाब के द्वारा अपनी इसको क्या है अपघटित कर सकते हैं भी।
ठीक है, लेकिन ये पर्यावरण के अनुकूल होगा भाई, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा भी ये, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है भी आपके सामने ये रहा। अब इसमें बताना भी निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 और हाफ H2O, ये क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं जिसको, और जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है भी। कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं किया जाता। टूटी हुई हड्डियों को सहारा प्रदान करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हुए बिल्कुल सही है। किसी का पैर टूटा हुआ है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, POP बोलते हैं जिसको। खिलौना और सजावटी सामान बनाने में सतह को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो इसमें केवल फर्स्ट है वो इसका यूज नहीं है अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बाकी सारे यूज है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मेंडल के प्रयोग में जब F1PD के पौधे स्वपरागित थे तो जीनी प्ररूप अनुपात क्या होगा। एक तो जीन प्ररूप, एक तो आपका जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है भी। जीनी प्ररूप जिसे अपन बोलते हैं जीनी प्ररूप जिसे अपन बोलते हैं जीनोटाइप, और एक होता है लक्षण प्ररूप जिसे अपन क्या बोलते हैं फिनोटाइप बोलते हैं। तो F1PD के अंदर है वो जीनी प्ररूप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1, ये तो इसका जीनोटाइप होता है। और F1PD के अंदर है वो फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्ररूपी 3:1 होता है, ये F1PD के अंदर होता है। लेकिन बात करते हैं F2PD के अंदर। F2PD के अंदर है वो लक्षण प्ररूपी यानी फिनोटाइप अनुपात कितना होता है 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप अनुपात होता है। जीनोटाइप अनुपात कौन सा होगा F2PD का, तो ये हो जाएगा 122:412, 122:412, 121, यानी इन सभी के बीच में अनुपात लगा दो आप 122:412 और 121, ये इसका क्या होता है जीनोटाइप अनुपात होता है F2PD का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या होता है भी। प्याज एक प्रकार से पेड़ ही होता है भी, प्याज है वो एक प्रकार से पादप ही होता है भी, ठीक है। अब पादप होता है तो प्याज के अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। पादप के अंदर है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है भी, जो कि मनुष्य के अंदर नहीं होती। तो ये इसका विशिष्ट क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अंतर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट, देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने। अभी इसमें बताना है भी कौन सा तत्व तांबे के कौन सा तत्व है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा भी, तांबे से अधिक अभिक्रियाशील तत्व नहीं है। ये देखो भी कौन सा तत्व कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, ये आपको बताना है। तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है वो कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर तांबा होता है भी, कॉपर है वो तांबा होता है। तो इसमें Ag है यानी सिल्वर, ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, कम अभिक्रियाशील है। यानी आपको पता है भी के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, ये होता है इसका अभिक्रियाशीलता क्रम। तो कॉपर आपका ये रहा और सिल्वर ये रहा अभी आपका। तो कॉपर से कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो आपका कॉपर से कम अभिक्रियाशील है वो सिल्वर हो जाएगा Ag, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जिंक है, लोहा है और लेड है, ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। आगे देखो भी कौन सा इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है भी, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। C6H12 इसकी एक चक्रीय श्रृंखला बनती है भी, इस प्रकार से 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर और 12 हाइड्रोजन होते हैं, इस प्रकार से इसकी एक चक्रीय श्रृंखला बनती है भी, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी पूछा गया है भी साइक्लोहेक्सेन के अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन और टोटल कितने बंद होते हैं भी,
तो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे सभी के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो 6 बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है वो 12 बॉन्ड होते हैं, और टोटल है वो 12 और 6 18, टोटल कितने होते हैं भी 18 होते हैं। तो इसकी जो श्रृंखला है वो चक्रीय बनती है भी, ठीक है, चक्रीय श्रृंखला बनेगी, तभी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 12 बॉन्ड आएंगे, और टोटल है वो 12 और 6 18। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो इस संयोजन का प्रतिरोध बताना है भी, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसमें 1/10 डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, 1/10 अपॉन में 1/15 और प्लस में 1/30, ये इसका क्या है, एक प्रकार से समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में है तो आपका इस प्रकार से जुड़ेगा भी, ठीक है, ये 1/r के बराबर हो गया। एलसीएम आएगा 30, 10 3 30, 15 2 30 और 30 एकम 30, ये 1/r का मान है। आपको चाहिए r का मान, तो ये हो जाएगा 30/3 2 5 और 1 6, तो 6 कम 6 6 5 30, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों में, शल्य चिकित्सा विधियां का मतलब हो गया भी ऑपरेशन के द्वारा जो जन्म नियंत्रण किया जाता है, चिकित्सा विधियों में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो पुरुषों में शुक्रवाहिनियों में चीरा लगाया जाता है और महिलाओं में अंडवाहिनियों में चीरा लगाया जाता है भी, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी वेसक्टोमी हो गया और महिलाओं में अंडवाहिनी यानी ट्यूबेक्टोमी हो गया भी, ठीक है। अवरुद्ध कर दी जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है भी। प्रभावी क्यों नहीं है भी, शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए और इधर अंडवाहिनी को काट दिया जाए तो ये एक प्रभावी विधि है भी, ठीक है, ये क्या है, प्रभावी विधि है। इसके अंदर है वो बच्चा पैदा होने के चांस है वो नगण्य नहीं है, 0 में से 0.000 हो जाते हैं भी, ठीक है, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। जब शुक्रवाहिनी में चीरा लगा दो और अंडवाहिनी में चीरा लगा दो तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है भी प्रभावी विधि नहीं है, ये बिल्कुल प्रभावी विधि है भी, ठीक है। ये युग्म परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन्हें बंध्यकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, बांस बोलते हैं जिसको, बंध्यकरण, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको आंसर भी बता दूं मैं कौन सा होगा। अब देखो भी इसके अंदर है वो 2 नंबर है वो सही है, इसमें आपको गलत कथन बताना था तो 2 नंबर ही गलत है इसके अंदर। ये बोल रहा है प्रभावी नहीं है ऑपरेशन का और मैं बोल रहा हूँ प्रभावी है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बीच में कोण कितने का होता है। तो तीनों के तीनों है वो एक दूसरे के क्या होते हैं भी, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं भी। बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है वो तर्जनी मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी मध्यमा और अंगूठा है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताएगी, और जो आपका अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। तो ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नीचे दिए गए कथनों के ऊपर विचार करना है और सही उत्तर का चूज करना है। तो अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है भी, यानी कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं भी, बैड कंडक्टर होते हैं। अब अपवाद के रूप में इसमें ग्रेफाइट ले सकते हैं आप, अपवाद के रूप में ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट होता है भी। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है भी, अधिक प्रबल नहीं होता। अपवाद के रूप में है वो हीरा, हीरे का बीच में आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है भी, लेकिन ये अपवाद है। बाकी लगभग है वो क्या होते हैं भी, इनके जो आकर्षण बल है वो प्रबल नहीं होते भी। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है भी, दूसरा कथन सत्य है और पहला क्या है इसमें असत्य है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है। परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। परजीवी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला, दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला पोषक है वो कौन सा है, परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी यानी दूसरे के ऊपर जीवन यापन करने वाला। तो अमरवेल है वो दूसरे के ऊपर जीवन यापन करने वाली है भी ये, तो अमरवेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा भी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं, धूप के दौरान है वो बादल है वो सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों के
बादलों में मौजूद जो कण है वो सूर्य से आने वाले सफेद प्रकाश के मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होते हैं भी बड़े होते हैं। यानी जो कण होंगे ना वो बड़े कण होंगे ना तो वो ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाला जो प्रकाश है ना उसको भी क्या करेंगे वो प्रकीर्णित कर देंगे। अगर छोटे कण होंगे ना वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे तो जो ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है ना उसको प्रकीर्णित कर नहीं पाएंगे तो वो सफेद नहीं दिखाई देगा। सफेद कब दिखाई देता है? जब सारा सूर्य का जो प्रकाश है वो सफेद दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें 7 रंग घटक होते हैं और वो सातों समान मात्रा में होते हैं। तो बड़े जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाले जो प्रकाश होता है ना उसको भी प्रकीर्णित करते हैं। और छोटे कण होते हैं ना वो क्या करते हैं भी ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, लेकिन कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी ये आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये आकाश के अंदर है वो यानी कम छोटे जो कण होते हैं वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो नीले रंग का प्रकीर्णन है वो ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण हमें नीला दिखाई देगा। तो श्वेत प्रकाश के सभी रंग है वो समान मात्रा में, जब समान मात्रा के अंदर प्रकीर्णित होंगे ना तभी हमें सफेद रंग दिखाई देगा भी। तो यहाँ पे कैसे होंगे भी कण, कैसे होंगे? बड़े होंगे और वो सभी रंगों को क्या करते हैं समान मात्रा में रिफ्लेक्टिव करते हैं, तभी वो क्या होता है समान मात्रा में उसको प्रकीर्णित करते हैं, तभी हमें क्या है बादल है वो सफेद दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें दिया गया भी निम्नलिखित चित्र मनुष्यों के दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। तो दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो गलत कथन का आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो भी ये दांत देख लिए होंगे आपने, इस प्रकार से क्षय हो रहा है ये। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे क्या है, इसमें इसने बोला है भी इनमें जीवाणुओं की कोई भूमिका नहीं होती, विषाणु जनित होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आगे देखो मुंह में बचे हुए भोजन पर मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी आपको बोलते हैं भी ब्रश किया करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से है वो अपना मुंह है वो धोया करो ताकि उसमें जो भोजन है, भोजन के जो टुकड़े हैं वो दांतों के बीच में फंसे न रहे, ठीक है, नहीं तो फिर जीवाणु क्रिया हो जाएगी। और अम्ल इनेमिल का मृदुकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और क्षय उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी ठंडा पानी पीने से और वैसे भी दांत है वो दर्द करने लग जाते हैं। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बोल रहा है भी जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती इसमें, ये विषाणु के कारण होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये जीवाणु के कारण ही होता है। भी क्या होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। 1 नंबर है वो इसमें क्या है गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा विचार करते हुए निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना आपको। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। बिल्कुल सही बात है भी। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी जैसे मैंने आपको बताया था भी के ना कार मांगे, ये आपके अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। वो क्या होती है? ऊपर जो धातुएं होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। बिल्कुल सही है। और अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर जो स्थित धातुएं हैं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है भी। यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होंगे ना, ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातुएं होंगी, तत्व होंगे, उनको क्या करते हैं? उनको विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जाता है भी, ठीक है। और बाकी को क्या है? ऑक्साइड के द्वारा है वो भर्जन विधि के द्वारा इनको अलग किया जाता है। कम अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं, कम अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है, उनको प्राप्त करने के लिए भर्जन विधि, सल्फाइड विधि है, उसको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके उसको अलग किया जाता है। लेकिन जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं ना, उसको क्या है? विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।
क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक है वो हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।